हाँ, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट्स स्पेस और इनमें से कोई नहीं। हाँ, सीपीयू के एएलयू के अंदर क्या होता है? रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से भाग का? डिस्क यूनिट, मॉडल, एलयू और कंट्रोल यूनिट। तो क्या हो जाएगा इसका? अब कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सभी को यह पता होना चाहिए। इसको हिंदी में सहगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में सहगणक कहा जाता है। हाँ, तो इसके अंदर क्या पूछा है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कौन से भाग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हो जाएगा ए एल यू। ए एल यू हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एल यू। जिसने भी ए एल यू चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा को अर्थपूर्वक इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम और प्रोटेक्टर। तो हार्डवेयर डिवाइस के अंदर डाटा के अर्थपूर्वक इंफॉर्मेशन परिवर्तन कहां पर करते हैं? कौन करता है इसको परिवर्तन? चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके आया हुआ पर्सन है, ये होगा प्रोसेसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ है। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। हाँ, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, केस कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेस के तीन मुख्य भाग कौन से हो जाएगा? चलो फटाफट कमेंट दीजिए। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी बी दिया है बिल्कुल सही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार के पर्सन आपके रिमैक्स पर्सन आपके लिए लेके आएंगे। आप हर एग्जाम के महत्वपूर्ण पर्सन है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों में मूवमेंट को कौन से नियंत्रण करता है? कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये कंप्यूटर के। पांच वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? सभी बताइएगा। पांच वाले इस क्वेश्चन के अंदर है क्या करेंगे? तो इसको ए को लॉक कर देगा, कंट्रोल यूनिट। ए राइट आंसर होगा। जिसने भी ए चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना या प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणना और प्रोसेसिंग करता है। सी इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। सीपीयू होता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, गणना और प्रोसेसिंग करना। वैसे मेरा ये मेन जो सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट है जीके। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट को स्कैन करना। बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, परिचालन संपन्न करता है, एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, एसी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है?
मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। ये तो आपको सभी को पता होगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट लाइक कर दें। कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग किस में होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सीपीयू। सी बिल्कुल राइट है। अधिकांशतः प्रोसेस कंप्यूटर में कहाँ होती है? सीपीयू में। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग। हाँ, कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। और सभी कार्य है जो कंप्यूटर करता है, लेकिन बी है ये कार्य कंप्यूटर नहीं करता है, उसमें समझने की किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वर्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भूगोल का पर्सन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। ये भारत के दो भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो लक्षद्वीप समूह है वो महासागर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। ए राइट आंसर है, अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हिमालय के किस भाग में करेवा पाया जाता है? हिमालय के अंदर इस प्रकार की करेवा की आकृति पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी हिमालय, नेपाल पाल हिमालय, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। तो हिमालय किस भाग में है? तो ये कश्मीर हिमालय होगा इसका राइट आंसर। कश्मीर हिमालय में ये इस प्रकार की करेवा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान। ये मणिपुर के अंदर स्थित है। लोकटक झील है जो मणिपुर के अंदर है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी चुना है बिल्कुल सही है, सी। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ये पूरी को। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन होगा, निम्न में से कौन सा अंडमान द्वीप समूह है को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? क्या पूछा है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग कौन करता है? 11 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल और अंडमान सागर। तो कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। तो इसमें सी आप राइट सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को दोदा बेटा चोटी स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ये पिछले एग्जाम में आया हुआ है। नीलगिरी श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी और कार्डमम श्रेणी और नीलामला श्रेणी। तो कौन सी पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नीलगिरी श्रेणी। जिसने भी ए चुना है बिल्कुल सही है, ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। गंडक, कोसी, सोन और दामोदर। बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। हाँ, दामोदर नदी को दक्षिणी भारत का की गंगा कहा जाता है। दामोदर को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। ये जैविक प्रदूषण नदी है, जैविक प्रदूषण नदी है, इसलिए यह इसे बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा।
हाँ, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक तो दामोदर होगा। और ये बिहार, बिहार बिहार के शोक के रूप में किसको जाना जाता है? तो कोसी। बंगाल का शोक हो गया दामोदर, और बिहार का हो गया कोसी। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? कौन सी नदी की है द्रोणी नदी? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। बी वाले को हम राइट करेंगे। तो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है जो राष्ट्रीय नदी के रूप, राष्ट्रीय धरोहर धरोहर के रूप में इसको जाना गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जाना गया है। ये द्रोणी नदी है जो गंगा नदी से में बहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया गया जाता है? रावी, सिंधु, चेनाब और झेलम। कौन सी नदी के को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? तो, तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? सिंधु को, सिंधु को राइट आंसर करेंगे। ये भारत और पाकिस्तान, ये भारत और पाकिस्तान की नदी है, जिसे आपने सुना होगा। भारत और पाकिस्तान की ये सिंधु नदी है, इसीलिए इसे पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है। ये अभी पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का समझौता हुआ था अभी, तो ये पंचनद शामिल है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है भैया? ये होगा तिब्बत से। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन, यमुना, नर्मदा और लूनी। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है, बहती है? तो राइट आंसर होगा नर्मदा। सी इसका राइट आंसर है, जिसने भी लॉक किया सी बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से आप राइट आंसर करते रहिएगा। हाँ, एमपी, नर्मदा नदी है जो एमपी की नदी है, ये एमपी की नदी है। और ये नर्मदा नदी है जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, ये राजस्थान को भी योगदान देती है, ये राजस्थान को भी योगदान देती है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर, जो गुजरात में है। और ये इसको एमपी को जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा नदी है जो एमपी को जीवन रेखा भी कहा जाता है, तो इसलिए इसमें सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रमांक में अचीर अजीर का सही अर्थ भेद है? यह हिंदी का प्रश्न आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीर अजीर का सही अर्थ भेद है, पुराना नया, चिरकाल घर, नवीन आंगन, घर सिगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो इसमें चिर का क्या होता है? चिर का होता है नवीन, और अजीर का होता है आंगन। तो इसलिए ये सी को लॉक कर दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में शब्दवाचक सर्वनाम है? कौन से वाक्य में? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? तो शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, इस घर को देखा यह कितनी उपयोगी है, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोए। तो कौन से, किस शब्दवाचक सर्वनाम है, कौन से वाक्य के अंदर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोए। तो इसका अर्थ संबंधवाचक सर्वनाम से है।
तो इसमें क्या कहा है, तेते पांव पसारिए, उतने ही पांव पसारिए जितनी लंबी सोए, जितनी लंबी अपनी सोल या चादर होती है उतने ही अपने को पांव पसारना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? इसके अंदर कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और कर्ता कारक है। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो ये प्रश्न कोई गलत नहीं करेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपादन कारक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आरोहण शब्द का विलोम है आरोही, अवरोही, आवर्तन और अवसान। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? अवरोहण। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। आरोही का विलोम शब्द है आरोहण। बी को लॉक करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन वेयर, वद्वागमन में कौन सी संधि है? तो आपको क्या बताना है, वद्वागमन में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वर्ध और यण। तो इसमें कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा यण, डी राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए, जिसका डी आंसर है बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? कौन से शब्द के अंदर तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथ, रन और ग्रहागत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको राइट हो जाएगा ग्रहागत। डी राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास का शब्द है ये ग्रहागत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस शब्द में सही संधि नहीं है? कौन से शब्द के अंदर सही संधि नहीं है? सद प्लस ती पल संपत्ति, फिर है सद प्लस क्रम सत्क्रम, उपनिषद प्लस कथा उपनिषद कथा, आपद प्लस काल आपद काल। तो इसमें कौन से शब्द के अंदर नहीं है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपद प्लस काल यानी आपद काल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि है? वर्ध, व्यंजन, विसर्ग और गुण। तो इस प्रश्न का उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा फटाफट। हाँ, मनोहर में कौन सी संधि है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विसर्ग, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी सी वाले को लॉक करेंगे, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगुण समास का उदाहरण नहीं है? तिरंगा, काला स्याह, सतसई और त्रिवेणी। तो कौन सा शब्द है जो द्विगुण समास का उदाहरण नहीं है? चलिए फटाफट इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। और क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हर रोज आपके लिए क्लास लेके आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने डी को लॉक किया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है गप्पे मारना, कठिन कार्य करवाना, बिना मेहनत काम निकालना और जरूरत से ज्यादा प्रशंसा का तारीफ करना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया निम्न में से किसके लेखकों का भाषणों का संग्रह? नानक सिंह है, श्री मनमोहन सिंह है, खड़क सिंह है और श्री नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, श्री मनमोहन सिंह है। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने बी लॉक किया बिल्कुल सही है। ये जनरल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है मंगा लेना, आज्ञा देना,
किस अधिकार से और शरीर प्राप्त करना। तो हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शरीर प्राप्त करना। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने डी लॉक किया बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार से आप बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास में बने रहिए और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है और इसको आप सभी को इसका उत्तर बताना। कोई भी इस पर्सन का गलत उत्तर नहीं करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये आपके लिए। क्या है? राजस्थान के प्रसिद्ध पट्टुओं की हवेली किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर। तो इसका क्या हो जाएगा? बी जैसलमेर हो जाएगा। जिसने बी लॉक किया बिल्कुल सही है। बी इसका राइट आंसर है। पट्टुओं की हवेली है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? कौन से में, कहां पर स्थित है? गागनोर, झालावाड़, तारागढ़, अजमेर, सोनारगढ़, जैसलमेर और मेहरानगढ़, जोधपुर। तो ये राजस्थान के मुस्लिम संत मीरा साहब का की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? सभी इसका राइट आंसर कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? तारागढ़, अजमेर। तारागढ़ अजमेर है जिसको गढ़ बिटली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़ बिटली। मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है जो तारागढ़ अजमेर में है, जो इसको बड गिटली के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है अपने बीच में, इसका कोई भी आंसर गलत नहीं बताएगा। तो क्या है? आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता है? इसमें चूने का मिट्टी के साथ प्रयोग हुआ है। यह एक और झुका हुआ, यह बहुत पुराना है, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह बहुत ही पुराना है। तेजपाल मंदिर की विशेषता है, यह बहुत ही पुराना है। तो नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने। राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। चित्तौड़ का किला, तारागढ़ का किला अजमेर और लोहारगढ़ का किला भरतपुर, आमेर का किला जयपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये आपके लिए। आपको बताना है राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? अजमेर का किला है। अजमेर का किला है जो तारागढ़ का किला जो अजमेर में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अपने तारागढ़ का किला है जो बूंदी में भी हो जाएगा, जिसको छोटी काशी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी और भोगीलाल पांड्या और इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? प्रेरणादाता कौन है? सभी इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट में दो और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद गिरी हो जाएगा। गुरु गोविंद गिरी बी इसका राइट आंसर है। सभी इसका बी राइट आंसर करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। निम्न में से वागड़ के गांधी कौन है? हरदेव जोशी, सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या और उनमें से कोई नहीं। तो कौन है? भोगीलाल पांड्या। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बताइए, आप सभी बताइएगा, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? हाँ, वागड़ का गांधी तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। तो राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है? सभी बताइएगा, कमेंट में बताइए कौन है। तो भाई गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या और विजय सिंह पथिक। तो आपको बताना है बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा राम नारायण चौधरी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल निम्मू चना किस जिले में है? हाँ ये दो दो हुआ था, दो हुआ था। जो जलियांवाला बाग कांड है ये दो हुआ था, एक तो नीमचूना के अंदर हुआ था, जो मानगढ़ है के अंदर है, जो भारत का दूसरा जलियांवाला बाग कांड के रूप में जाना जाता है, और एक नीमचूना में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नीमचूना ये अलवर के अंदर हुआ था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर। तो दूध व खारा जो आंदोलन है वो कौन सी रियासत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? भरतपुर, जयपुर, दौसा, उदयपुर। तो ये राजस्थान के स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। क्या उत्तर है? सभी दीजिएगा इसका उत्तर और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, बी इसका राइट आंसर है। जिसने बी चुना है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इससे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़, जो राजसमंद के अंदर स्थित है। राजसमंद राजस्थान में। इस किले को देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है, किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ये 36 किलोमीटर, ये 36 किलोमीटर दीवार की लंबाई है। इसे भारत की महान दीवार के से भी जाना जाता है। ये 7 मीटर चौड़ी दीवार है, 7 मीटर चौड़ी दीवार है, और इस पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 घुड़सवार है एक साथ दौड़ सकते हैं। फिर है कुंभलगढ़ है, ये ये कटारगढ़ दुर्ग है, जो मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोमलगढ़। सी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित जित है? तेजपाल मंदिर में तो आदिनाथ जी की, नेमिनाथ जी की, श्री कृष्ण की, सीताराम की। तो आबू रोड के ऊपर जो तेजपाल मंदिर है उसके अंदर किसकी प्रतिमा है? नेमिनाथ जी की, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है? मोकुंद पहाड़ी झालावाड़, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़, और चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप फटाफट इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहां पर बना हुआ है। जैसलमेर के अंदर ये कौन सा किला है? फटाफट इसका बताएं। यहाँ पर जैसलमेर के अंदर है ये सोनार दुर्ग है। जैसलमेर के अंदर सोनार का दुर्ग है, जो चित त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर स्थित है। जैसलमेर के अंदर सोनार दुर्ग। तो राइट आंसर इसका बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है? पाली, राजसमंद, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में। तो राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? कोई भी इसका गलत जवाब नहीं देगा, बिल्कुल सही दे और कमेंट में इसका उत्तर दे। फटाफट जल्दी कीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इसका क्या उत्तर कर देंगे? डी वाले को, जोधपुर में। नेक्स्ट है, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का दुर्ग
वह दुर्ग है मेहरानगढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? तो उत्तर होगा मेहरानगढ़ का दुर्ग। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, मेहरानगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट पर्सन है जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, चिड़िया तुक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। बन्नेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और मंडल दुर्ग। तुक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, गढ़ बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज चौहान ने, मालदेव ने और अर्णोराज ने। तो किसने करवाया था बिटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय राज चौहान ने। तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सोनारगढ़ के नागभट्ट प्रथम ने, राव बीकाने, राजा भूप ने और राव जैसल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राव जैसल ने। डी राइट आंसर हो जाएगा।